बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एकदम नया है। इसमें मैकेनिक्स वगैरह का यूज अब नहीं है ज़्यादा, अब थोड़ा एडवांस रहेगा, थोड़ा ज़्यादा टफ भी नहीं कर सकते। हाँ, ठीक ठाक विजुलाइजेशन की ज़रूरत होगी, थोड़ा इमेजिनेशन की ज़रूरत है अब। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले हमें एक टर्म बताओ। आप लोग पढ़े होंगे एरिया। कुछ छोटी छोटी बातें हम आपसे पूछें। एरिया आप लोग पढ़े होंगे, जैसे कि सर्कल का एरिया क्या होता है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कितना होता है? एरिया बनेगा इसका क्या, ए स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है ना। एरिया जनरली हम लोग पहले मानते थे कि एरिया क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन फिजिक्स में बहुत सारे केसेस में हम एरिया को वेक्टर मानते हैं। ठीक है ना। एरिया क्या बोला जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखो, दो प्रकार के सरफेस हो सकते हैं। जैसे कि एक क्लोज्ड फिगर, जैसे क्यूब, कोन, आपका क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, ये सब क्लोज्ड फिगर में आ गया। क्लोज्ड मतलब है ये 3D ज्योमेट्री। और एक 2D ज्योमेट्री जो ओपन सरफेस है, सिंगल सरफेस। जैसे मतलब यही है, ये 2D है, तो मतलब एक सरफेस ये है, सीधा सरफेस ये। तो एरिया को बोला गया, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी उस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल टू द सरफेस। जैसे इसका एरिया क्या होगा, तो ये सरफेस यही है, इसी का सरफेस है जो सर्कल का सरफेस है। तो बोला गया एरिया वेक्टर जो होगा इसके परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन। एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर। तो दो पॉसिबल डायरेक्शन है, एक ये या फिर ये। तो दोनों में से कोई एक ले लो, इसमें भी ये या फिर ये या फिर ये। किसी भी पॉइंट पे दो पॉसिबल डायरेक्शन बनेंगे। कंसिडर वन ऑफ देम एज अ एरिया वेक्टर। जैसे ये सारे एरिया, ये ओपन सरफेसेस के लिए दो में से कोई एक मान लो। एरिया वेक्टर के बारे में हम लोगों ने जाना। तो एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर की बात किया तो एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओपन सरफेस के लिए हम लोग मानेंगे कि एरिया जो होगा वो आउटवर्ड नॉर्मल जो होगा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। चलो ठीक है। जैसे मान लो आपको मैं बोलूँ कि आपको ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक स्क्वायर है 2 मीटर। फाइंड एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर कैसा होगा? देखो, वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो इसका एरिया 4 मीटर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड लिख लिया जाए 4 मीटर स्क्वायर। उसको वेक्टर में लिखना होगा तो देखो कैसे, या तो प्लस आई में प्लस के में होगा 4K, या फिर कोई ये भी बोल सकता है कि एरिया वेक्टर होगा -4K। दोनों ही आंसर दोनों ही केस में सही है। ठीक है। आपको प्लेन के परपेंडिकुलर लेना, इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर। जैसे मैं बोलूँ आपको, ये जैसे जेड एक्सिस है आउटवर्ड, एक्स वाई, और इस रीजन में आपका एक सर्कल है जिसका रेडियस है 2 मीटर। इसका एरिया वेक्टर बताओ बच्चों क्या होगा?
तो क्लियरली देखो इसका एरिया वेक्टर क्या आएगा, इसका एक एरिया ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। तो मतलब ऊपर जे के डायरेक्शन में तो 4 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 2 है तो 4 पाई जे, या फिर आंसर बोलोगे एरिया वेक्टर आएगा -4 पाई जे। ठीक है, ये हम लोग एरिया वेक्टर लिखने की बात जो रही हम लोग समझ गए। कई बार एरिया वेक्टर को लिखने के लिए थोड़ा सा इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं आपको बोलूँ कि मुझे देखो आप लोग ये प्रॉब्लम को, और ये वाई जेड एक्सिस है, ये एक्स, ये वाई, और आपका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे है। ये एक्स एक्सिस वाले लाइन से 37 डिग्री पे ये स्क्वायर है 2 मीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड एरिया वेक्टर। तो बच्चों एरिया वेक्टर क्या होगा ये बताओ। जैसे कि मैं आपको समझा दूं, देखो जैसे ये देखो ये है ना, मैं इसको ऐसे देखो ऐसे रखा है तो पूरा का पूरा ये एरिया है। ये एक्स एक्सिस है मान लो ऊपर, बाहर की तरफ जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बाहर की तरफ निकला हुआ जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस ऐसे है। तो अगर ऐसे होता, सोचिएगा अगर ऐसे होता तो ये वाई एक्सिस है देखो, और इधर निकला हुआ जेड एक्सिस है। अगर ऐसे होता तो आंसर होता 4i या फिर -4i होता। लेकिन वो ऐसे है किसी एंगल पे थीटा, और एरिया वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप बताओ जिसके साथ एंगल बना है ये 4 मीटर स्क्वायर है, ध्यान समझिएगा ये 4 मीटर स्क्वायर है। तो 4 मीटर स्क्वायर का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऐसे होगा। ऐसे होता पहले, अगर ऐसे है तो ऐसे होता, लेकिन ये ऐसे है तो ऐसे रहेगा। तो मैं कहूँगा सबसे पहले कंपोनेंट में सोचो। तो इसके दो कंपोनेंट क्या आएंगे, एक तो कंपोनेंट देखो ऐसे गिरेगा इसका नीचे, और दूसरा ऐसे प्रिज्म टाइप का बन जाएगा, ऐसे और ऐसे दो से मिलके बनेगा। मतलब देखा जाए तो एक नीचे गिरेगा ये कंपोनेंट जिसकी वैल्यू होगी एक cos 37, और एक कंपोनेंट ये होगा ये वाला, इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू होगी a sin 37। अब आप खुद बताइए ये जिन दो एरिया से मिलके बना है, जैसे मतलब देखिएगा फिर से एक बार मैं समझा रहा हूँ कि ये y एक्सिस है, बाहर निकला हुआ z एक्सिस है, x एक्सिस के साथ ऐसे था। तो मैं कहा कि मैं ऐसे सोचना है आपको भी कि इसका एक कंपोनेंट ऐसे नीचे गिरेगा ये वाला, एक कंपोनेंट ऐसे होगा, दोनों से मिलके ही तो बना होगा ये लाइन, ये वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे। पहले कंपोनेंट में तोड़ के इमेजिन करो, ऐसे एरिया है तो ये और ये दो से मिलके बना, मतलब ये एरिया वेक्टर अगर देखना चाहूँ तो एक ये और एक ये दो कंपोनेंट बना, तो एरिया वेक्टर सीधा सीधा दिख रहा है a cos 37 j माइनस a sin 37 माइनस i। एरिया वेक्टर ये हो गया। दूसरा एरिया वेक्टर इसके अपोजिट होगा तो दोनों माइनस लगा दो एरिया में, बस हो गया। तो मैं कहूँगा कि हमेशा वेक्टर को अगर एरिया वेक्टर निकालना है तो उसके कंपोनेंट करके सोचा करो। कंपोनेंट करके सोचोगे ज़्यादा आसानी से एरिया वेक्टर लिख लोगे। एरिया लिखने का तरीका मैं आपको समझा रहा था अभी तक। अब आप सभी लोग समझ गए होंगे कि ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अगर आप एरिया वेक्टर लिखना समझ गए तो अभी मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट नहीं किया हूँ। मैं स्टार्ट करने से पहले छोटी बातें
एरिया के बारे में थोड़ा मैं समझा रहा हूँ आपको। एरिया के बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है जनरली, लिखने का तरीका एरिया, ठीक है। तो मैं कहूँ क्लोज्ड सरफेस के लिए, ये तो ओपन सरफेस के लिए था, क्लोज्ड सरफेस के लिए जैसे स्फीयर, क्यूब, सिलेंडर, इन सभी के लिए जैसे बता रहा हूँ वैसे एरिया वेक्टर डायरेक्शन याद करिएगा। आउटवर्ड नॉर्मल इज द एरिया वेक्टर। फॉर क्लोज्ड फिगर कंसिडर आउटवर्ड नॉर्मल एज द एरिया वेक्टर। जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा ये एरिया वेक्टर होगा। नॉर्मल मतलब इस सरफेस पे नॉर्मल, इस सरफेस पे देखो तो नॉर्मल, इस सरफेस पे नॉर्मल, इधर ये, इधर ये, इधर ये, 6 सरफेसेस है ना। ये कंसिडर आउटवर्ड नॉर्मल एज द एरिया वेक्टर, ठीक है। हमें समझ में आ गया है कि एरिया वेक्टर आज से लिखने की तरीका के बारे में हमें कभी कोई डाउट नहीं रहेगा। हमें लग रहा है कि आप लोग एरिया लिखना समझ गए होंगे। एरिया बस लिखना ही अपने को सीखना था, जो बेसिक चीज़ है, मतलब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले जिसकी ज़रूरत थी। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? तो फ्लक्स की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स is basically count of number of electric lines. Electric flux क्या है? It is the count of number of electric lines. कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स है इसको गिनना, यही आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सिंपली आप लोग क्या कह सकते हो, इट इज़ द काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइन्स क्रॉसिंग एन एरिया। जैसे मान लो ऐसे लाइंस जा रही हैं, और एक सरफेस ऐसे है, तो मुझे लग रहा है कि सारे लाइंस जो इस पे गिरेंगी ये देखो, सारा इसका एरिया अगर ए हो तो फ्लक्स को क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फ्लक्स होगा डेंसिटी ऑफ नंबर ऑफ लाइंस, डेंसिटी ऑफ नंबर ऑफ लाइंस मतलब सरफेस डेंसिटी, मतलब पर यूनिट एरिया में कितना, मतलब डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया इनटू एरिया। आपको मैं बताऊं, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो आप लोग पढ़े हैं कि डेंसिटी, इफ़ डेंसिटी इज़ हाई, आप खुद बताओ यहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी आप बोलते हो कि यहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी बोलते हो? इस केस में कि इस केस में? तो आप खुद बोलोगे केस नंबर 1 का डेंसिटी ज़्यादा है केस नंबर 2 से। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ लाइंस ज़्यादा हैं। तो मतलब नंबर ऑफ़ लाइंस को ही तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मतलब एक तरीके से सोचो तो इसी ये ई की वैल्यू ज़्यादा, डेंसिटी का मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो ई इज़ मोर। ज़्यादा डेंसिटी मीन्स ज़्यादा, तो एक तरीके से डेंसिटी और ई दोनों सिनोनिम्स है एक दूसरे के। फिजिक्स में, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डेंसिटी का मतलब एक पर्यायवाची है, समझ लो कि आपका ई है, ई को दूसरे भाषा में ई ही आपका क्या है, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया।
वही ई है एक तरीके से समझो तो, क्योंकि ज़्यादा ई का मतलब ज़्यादा डेंसिटी, या फिर उल्टा सोचो, ज़्यादा डेंसिटी मतलब ज़्यादा बड़ा ई की वैल्यू मतलब हायर, मतलब ज़्यादा डेंसिटी आपको फील आता है, तो एक दूसरे एक ही चीज़ है दोनों। तो इसका मतलब ये क्या बना, इसका मतलब ई है ये, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू एरिया। अब एरिया को लेके थोड़ा सा चर्चा अभी बचा है। एरिया क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये आप सभी को पता है, ये इसी को फ्लक्स कहते हैं। इसका यूनिट क्या बनेगा, वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, यानी वोल्ट मीटर, या फिर इसका यूनिट और भी, इसको कूलम पर, न्यूटन पर कूलम कहते हैं, यानी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये भी हो सकता है एरिया। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें जो हमें, ये फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, फॉर्मूला याद रखिएगा इसको, फ्लक्स का फॉर्मूला है। इस समय बच्चों, इस समय कोई भी बच्चा देख के बता सकता है कि आप मुझे, मैं पूछूं आपसे कि बताओ मुझे कितना इसका जो भी एरिया है, क्या सारी पूरा एरिया कवर कर रहा है लाइंस? हाँ, तो इस समय तो दिख रहा होगा फ्लक्स की वैल्यू कितना होगा, ई इंटू एरिया ए। लेकिन थोड़ा सा सिचुएशन को बदलूँ मैं, एरिया को थोड़ा सा बदलूँ, अगर मैं आपको बोलूँ अब लाइन्स ऐसी आ रही हैं, ये सिचुएशन समझो, अभी लाइन, अभी फिगर ऐसे था आपका, दोनों में अंतर समझिएगा आप, एक ही क्यूब है, मतलब एक पूरी तरह से बीम ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, लाइट एक तरीके से, लाइट सोर्स अगर जलाओ एक तरह से लाइट का सोर्स है, ये होल है, इससे कितनी लाइन पास होंगी, ज़्यादा कब होगा बताइएगा आप? अगर ऐसे हो जाएगा तो कितनी लाइंस अभी इसके अंदर से गुजर रही हैं, आप बताओ मैक्सिमम किस में होगा? तो बेसिकली सबको दिखाई दे रहा है सबसे ज़्यादा इसमें लाइंस गुजरेंगी। इसका एक मतलब है सर कि देखो ये वाला जो कंपोनेंट, इसका इतना जो कंपोनेंट है एरिया, इसी से तो जो गुजर रही होंगी वही तो माना जाएगा, ये पूरा एरिया नहीं माना जाएगा। यानी इसमें अगर इस केस में मुझे फ्लक्स लिखना होगा तो क्या लिखोगे, ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से लेके क्या डायरेक्शन बन रहा है, तो एरिया वेक्टर अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये कितना बना रहा है एंगल एरिया वेक्टर का, तो 9 थीटा अगर मान लें, तो ये ई कॉस थीटा होगा, यानी ए कॉस थीटा। यहाँ पे ई ए है, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, देखो एरिया वेक्टर बाहर निकल रहा है, एरिया वेक्टर और ई के बीच का एंगल देखो 90 डिग्री है, फ्लक्स भी एक नहीं गुजर रहा, फ्लक्स मतलब उससे गुजरने वाली लाइंस। तो एक बात तो समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है ई डॉट ए या फिर ई ए कॉस थीटा, कितनी लाइंस गुजर रही हैं। इसको देखो थोड़ा सा, मुझे पक्का पता है कि ये थोड़ा कम फील आया होगा इससे, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर में अब जो है इमेजिनेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड है, कैलकुलेशन पोर्शन बहुत कम होगा, इमेजिनेशन ज़्यादा है। देखो जैसे मान लो ये है,
ये एक होल है। मैं अगर इधर से लाइट, एक बीम ऑफ लाइट ऐसे छोड़ूं तो इससे गुजरने वाले, आप सोचिएगा ज़रा, मान लो इधर से एक बीम ऑफ लाइट आ रहा है, तो इतने पार्ट से ही तो जितनी लाइट निकलनी होगी निकलेंगी। अब इधर से ही मान लो आ रहा है, सोचिएगा अगर अभी एरिया जितना है पूरे पूरे से गुजर रहा है लाइट, ठीक है, एकदम अंधेरा, इमेजिन करो रूम अंधेरा हो, इधर से लाइट जा रहा हो तो इधर उतनी ही लाइट इस साइड जाएगा ना जितना इससे गुजर जाएगा। अगर ऐसे टॉर्च हम ऐसे जला दें तो इससे गुजरेगा। अब धीरे धीरे आप बताइएगा, सोचिएगा, अगर अभी तो देखो सीधा सीधा एरिया वेक्टर और ई के बीच एंगल 0 डिग्री है, उधर हम एरिया वेक्टर मान रहे थे ई के बीच। जैसे 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 देखो ऐसे कर रहा हूँ तो इस पे जो गिरने वाले, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि लाइट गुजरेगी कम। ऐसे करते करते कम होते 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 ऐसे हो जाएगा 0। लाइट तो वैसे ही आ रहा था, देखो एरिया वेक्टर इधर हो गया 90 डिग्री। इसी होल की बात कर रहा हूँ, फिर से समझो, ये होल बस इसी में से लाइट गुजरेगा। जो गुजरेगा लाइट उसी के बारे में थोड़ा इमेजिन करो कि वही एनर्जी एक तरीके से फोटॉन्स गुजर रहा है, जो वही इलेक्ट्रिक में भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइट को माना गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें भी है। तो वो प्रॉपर्टी ऐसे ही है, यहाँ से बीम ऑफ लाइट जाएगा तो पूरी पूरी लाइट यहाँ से चली जाएगी। अब ऐसे ये सोर्स कांस्टेंट है मान लो, लेकिन मैं ऐसे करता जाऊँगा तो आपको पता है कि इधर से गुजरने वाले लाइट्स की संख्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन में देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आए। मोबाइल के साथ मैं करके दिखाना चाहता हूँ। जैसे अगर मेरे पास, जैसे देखो ये है, ध्यान से देखिएगा, ये होल है। आपको स्क्रीन पे मैं इसको फिक्स कर दे रहा हूँ सोर्स को। अब स्क्रीन आप देखिएगा, अभी जो स्क्रीन आपको, आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है देखिएगा। अब मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, देखिएगा, जैसे जैसे घुमाता जा रहा हूँ कम हो गया, फिर ऐसे करता जाऊँगा। लाइट पे देखो स्पॉट जो बन रहा है वो ज़्यादा बड़ा बन रहा है। आप लोग फिर से देखिएगा, स्पॉट जो बन रहा है बोर्ड पे, अभी सोर्स में फिक्स किया हूँ, ठीक है। और जैसे जैसे मैं इसको घुमाता जाऊँगा, देखो स्पॉट कम होता जाएगा। इससे गुजरने वाली लाइन देखो, सोर्स उतना ही है, एरिया का फ़र्क पड़ रहा है। तो ये इंटेंसिटी की बात है, प्रॉपर्टी एक है समझो तो। ठीक है, मैं कोशिश की या शायद थोड़ा समझ में लाने के लिए, फील लाने के लिए, और मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत आपको फील आया होगा कि ये लाइट सोर्स जो है वो पूर्णतः आपका क्या है। तो जैसे मैं बोलूँ कि अगर आपका बच्चों, अब आप खुद ज़रा सोचिएगा, इमेजिन कीजिएगा, ये स्क्वायर है मान लो, स्क्वायर साइड ए, इस पे बीम ऑफ लाइट आ रही है ऐसे। तो जितनी लाइट बीम आएगा, क्या ये पूरा का पूरा इस बार निकल जाएगा इससे? अभी मान लो इसके साथ ये 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री, मतलब एरिया वेक्टर जो होगा इसका, ब्लू कलर से मैं दिखा दूँ, एरिया वेक्टर ईटा कैप से डायरेक्शन दिखा दे रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ थोड़ा सा टिल्ट करे, ये 90 डिग्री पे है, अभी देखिएगा, थोड़ा मैं अगर ऐसे कर दूँ, ये थोड़ा एंगल थीटा हो गया। अब बताइएगा आप लोग कितने लाइंस, अब अगर पूर्णतः उसी के डायरेक्शन में हो जाए तो अब हमें नहीं लग रहा है इसका एरिया वेक्टर, देखो क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर थोड़ा सा ऐसे हो गया, कुछ एंगल चेंज हो गया, इसके बीच का एंगल थीटा हो गया। अब एरिया वेक्टर देखो,
और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल सीधा 90 डिग्री हो गया। तो मैं बोलूँ मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब उस लूप से कितनी लाइंस पास हो रही हैं, तो और कितनी लाइन पास हो रही हैं उसी को फ्लक्स बोलते हैं। तो इसमें फ्लक्स जीरो, इसमें फ्लक्स अगर ई और एरिया के बीच का एंगल थीटा है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे 0 डिग्री है तो ई ए। ये फ्लक्स के कैलकुलेशन की छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। बच्चों देखो क्या है कि मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली बात जो है वो मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा आप सभी को, ठीक है। तो मतलब मुझे लग रहा है कि इसमें किसी को, कोई बच्चे को ज़्यादा डाउट नहीं होगा। अभी तक तो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। जैसे मान लो एरिया ये है, ये लाइंस आ रही हैं, ऐसे गिर रही हैं और ये कुछ एंगल थीटा डिग्री पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ऐसे है। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस कौन सा एरिया मुझे लेना चाहिए? क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये वाला एरिया से जितना पास होगा, ठीक है, वही तो जितनी लाइंस इस वाले से ये इंक्लाइन पे जो रखा है, मतलब जो आपका ऐसे रखा है, उसका ये कंपोनेंट जो है, जितनी लाइंस इससे गुजरेंगी, क्या ऐसे जो है कंपोनेंट इससे भी उतनी ही गुजरेंगी? तो ये अगर इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो ये लाइंस जो गुजरेंगी वो वैल्यू हो जाएगा फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। या फिर फ्लक्स हम याद रखें ई डॉट ए, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर कंसीडर करना है। अब जैसे फ्लक्स का कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी जल्दी हम एक दो क्वेश्चन कराना सिखा दें। फ्लक्स का कैलकुलेशन कैसे कैसे, कुछ छोटी छोटी बातें आपसे पूछूंगा, आप बताइएगा। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला आप सभी को पता है, और आप लोग बताना। पहले ओपन सरफेस के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस, उसके बाद क्लोज सरफेस के लिए। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये इस टाइप बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ एक आसान भाषा में कि ये लाइंस आ रही हैं, यहाँ पे ये डिस्क है रेडियस आर का, बताओ क्या होगा? तो मुझे लग रहा है फ्लक्स सीधा सीधा दिख रहा है। अगर ऐसे है डिस्क तो सीधा सीधा पाई आर स्क्वायर इंटू ई फ्लक्स हो गया आंसर इसका, ठीक है। ज़्यादा टाइम इस पे नहीं वेस्ट करने, ऐसे प्रैक्टिस के लिए बहुत आसान आसान होता है ये क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको मैं पूछूं, चलो डिस्क ऐसे रखा है और लाइन्स ऐसे आ रही हैं, बताओ कितना फ्लक्स लाइन होगा, फ्लक्स की वैल्यू। तो फ्लक्स की वैल्यू आप आंसर सोचो पॉज करके, मैं बता रहा हूँ सीधा 0 होगा। कैसे कि एरिया वेक्टर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 है। एरिया वेक्टर देखो, ये डिस्क है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर। पिछली बार डिस्क ऐसे था, आप डायग्राम में पता होगा, ऐसे बोलने का मतलब होता है कि एरिया ये है, ऐसे रखो तो मतलब एरिया बाहर है।
मैं आप सभी को बोलूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया है 20I, एरिया वेक्टर दिया है 3I + 4J, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फ्लक्स होता है E.A, तो डॉट प्रोडक्ट लोगे 60 वोल्ट मीटर, आंसर हो गया। ठीक है, ये तो बहुत एलिमेंट्री हो है। लेकिन अगर ज्योमेट्री इसी में मैं दे देता एरिया डायरेक्ट, अब इसमें क्वेश्चन टफ कैसे हो जाता? टफ क्वेश्चन तब बनता जब आप इसका एरिया वेक्टर डायरेक्ट ना लिख के इसका डायग्राम दे दें। इसको डायरेक्ट ना दे के उसका डायग्राम दे दो। डायग्राम कैसे दे दो? ये ये 30 डिग्री, ये स्क्वायर है, बताओ ये आप लोग इमेजिन कर पा रहे होंगे वाई एक्सिस के साथ इतने एंगल पे है। मतलब ये आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ये वाई एक्सिस के साथ है, एक एज इसका एक्स एक्सिस पे है, एक एज इसका एक्स एक्सिस पे है, और जेड एक्सिस के साथ जेड एक्सिस के साथ वो 30 डिग्री बना रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा सोचो, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और एक साइड ही पूरा एक्स एक्सिस पे रखा है, तो यानी एक तरीके से एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया ये। तो फ्लक्स सीधा सीधा 0। आंसर क्या हो गया? फ्लक्स सीधा सीधा 0। दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर वो चेंज करना चाहता कि मतलब बस टफ क्या है, ये एरिया लिखना ही टफ है, बाकी कुछ है ही नहीं है टफ। अगर वो ऐसा कुछ बोल दे कि इसको x, इसको y, इसको z, और ऐसा कुछ बोल दे, मतलब ये हॉरिजॉन्टल बेस से 30 डिग्री पे है। अब बताओ क्या होगा एरिया? स्क्वायर ऑफ साइड 2 मीटर। अब बताओ फ्लक्स कितना होगा? तो लाइंस पहले देखो कैसे हैं, लाइंस ऐसे आ रही हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो इसका जो ये ड्रॉप होगा एरिया ऐसे जो बनेगा और नीचे का नीचे से जुड़ेगा, ये वाला एरिया दिख रहा है, ये 4 मीटर, तो 4 sin 30, ये कंपोनेंट कितना आएगा? 4 sin 30, क्योंकि पूरा एरिया ऐसे है तो एक cos थीटा नीचे आ जाएगा जिसके पैरेलल हो जाएगा, जिस पे तो कोई लाइंस नहीं जाएंगे, ऐसे वाला जो एरिया कंपोनेंट होगा उसी से आएगा। ये sin 30 2 मीटर स्क्वायर, तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगा 20 × 2 40 वोल्ट मीटर। मुझे लग रहा है यहाँ तक किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। बहुत आसान क्वेश्चन हम लोगों ने किया। बच्चों इसको मैं 3D में थोड़ा इमेजिन करा दूँ आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, कि जैसे मान लो x, पिछला क्वेश्चन दिया था क्या कि x एक्सिस ये है,
वाई एक्सिस ऊपर है, जेड एक्सिस इधर है, बाहर की तरफ निकला हुआ आपके साइड, और ये ऐसे एरिया वेक्टर रखा है, मतलब समझ में आ रहा है ना, ऐसे ऐसे। तो इस और ये एंगल 30 डिग्री दिया है, तो ये 4 मीटर स्क्वायर है, तो ये कॉस में तो ये जाएगा, इससे तो लाइंस नहीं गुजरेंगी ना, लाइंस तो इस वाले से गुजरेंगे, तो 4 cos 30 4 sin 30, ठीक है। मार्कर तो बच्चों देखो, हम लोगों ने बात किया फ्लक्स कैलकुलेशन का, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम की। अब जैसे यहाँ तक बात रही ओपन फिगर पे बेस्ड क्वेश्चन, क्लोज्ड फिगर पे बेस्ड क्वेश्चन अगर आपको करना है तो देखो कैसे होगा। क्लोज्ड फिगर पे बेस्ड क्वेश्चन, जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ कि ये, जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं बोलूँ अगर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो ऐसे आ रही हैं, ई नॉट आई, यहाँ पर क्यूब रखा है, ये पोजीशन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो मुझे फ्लक्स बताओ, फाइंड फ्लक्स। अब आप जरा फिगर को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इस बार आपको मैं बता चुका हूँ कि आपको क्या करना होगा, हमेशा इलेक्ट्रिक क्लोज्ड फिगर में मैं बोला था कि हमेशा क्या माना करो, आउटवर्ड नॉर्मल इज़ द एरिया वेक्टर। दो सरफेस है, एक पहली बार इधर से निकल आएगा और इधर से जाएगा, इधर से जो आया और एरिया वेक्टर आप इधर माने हो, तो फ्लक्स थ्रू S1 से कितना फ्लक्स पास होगा, इसको φ1 बोल दो, कितनी वैल्यू आएगा, ई नॉट। दोनों के बीच का एंगल देखो 180 डिग्री है, ये ऐसे जा रही यहाँ पे ए स्क्वायर, ई डॉट ए करोगे और S2 से फ्लक्स निकालो जरा, तो इधर से जब निकल रहा होगा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो एरिया वेक्टर भी तो इधर ही है, दोनों के बीच का एंगल 0, तो φ2 जो हो जाएगा ई ए स्क्वायर। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो फ्लक्स बोल रहा है मतलब नेट टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा φ1 प्लस φ2 0। कोई भी लाइंस उससे नहीं निकल रहा है, इसका मतलब कहने का यह था कि जितनी लाइंस ऐसे क्लोज्ड फिगर है, मान लो क्यूब, यहाँ पे क्लोज्ड क्यूब रखा है, इमेजिन करो यहाँ पे क्यूब है,
अगर यहाँ क्यूब है, यहाँ से जितनी लाइंस आ रही हैं इस सरफेस से, यहाँ पे एक सरफेस होगा ऐसे, यहाँ पे एक सरफेस होगा ऐसे, 50 लाइंस आई तो 50 इसमें गई, 50 इससे निकल गई। तो टोटल कितनी लाइंस नेट मैं कहूँ कि फ्लक्स क्यूब से कितनी लाइंस निकल रही हैं? एक भी नहीं निकल रही हैं। क्यूब से जितना एंटर किया उतना निकल गया, एक भी लाइंस उसमें ना तो गई ना तो आई। और एक बात याद रखना कभी क्लोज्ड फिगर के लिए, जो क्लोज्ड फिगर के अंदर जाने वाली लाइंस हैं वो नेगेटिव होगा फ्लक्स। ध्यान रखिएगा, फिगर के अंदर जाने वाली जो फ्लक्स होगा वो नेगेटिव होगा, बाहर आने वाला फ्लक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि 180 डिग्री बनेगा एक में, एक 0 डिग्री बनेगा, या ऑप्टिक्स एक्यूट की बात कर सकते हो आप। ठीक है, बाहर जाने वाली अंदर आने वाली। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गया। मैं बोलूँ अगर आपको कि टोटल फ्लक्स की बात मैं किया था, अगर मैं आपको यहाँ पे एक बात कहूँ कि ये जितना भी फ्लक्स का एक क्वेश्चन और करने को, ठीक है, ये मान लो कुछ जेड एक्सिस है, इसे एक्स एक्सिस बोल दो, इसे वाई एक्सिस बोल दो, और आपका वही क्वेश्चन फिर से बोर्ड में आ भी जाता है जनरली। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हुआ ई नॉट एक्स स्क्वायर, ई की वैल्यू क्या दिया है, ई नॉट एक्स स्क्वायर आई कैप, मतलब एक्स का फंक्शन है, और क्यूब इस बार रखा है ये, जैसे पोजीशन है ये x इक्वल टू ए नॉट ए है, और ये पोजीशन है x इक्वल टू 2a, क्यूब ऑफ साइड a। चलो ठीक है, बताओ अब टोटल फ्लक्स। तो इधर से जैसे जो लाइंस आएंगी जो इस पे गिरेगी, इस सरफेस S1 बोल दो, S2 6 सरफेस होता है, 6 पे तो गिरेगा नहीं, बस 2 पे। समझ में आ रहा होगा, एक इधर वाले सरफेस पे ऐसे आगे गिरेगा, इधर वाले से निकल जाएगा अपोजिट वाले से। लेकिन देखो ध्यान से जरा सब लोग कि क्यूब की जो कहानी है यहाँ पर इस वाले केस में, थोड़ा सा अलग है। इस वाले सरफेस पे जो आ रहा है इसको S1 बोला गया है, इस वाले सरफेस पे फ्लक्स मान लो φ1 और इससे निकलने वाला फ्लक्स मान लो φ2। तो φ1 φ2 पहले कैलकुलेट करो। तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये कोऑर्डिनेट है, ये पोजीशन है x इक्वल टू ए, ये पोजीशन है x इक्वल टू ए। तो x इक्वल टू ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है पहले ये देखना पड़ेगा। तो x इक्वल टू ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इस पूरे सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, क्योंकि ये पूरा सरफेस x इक्वल टू ए है। तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, E की वैल्यू है ई नॉट ए स्क्वायर, और इस जगह पे E की वैल्यू है x इक्वल टू 2a, तो 4 ई नॉट ए स्क्वायर। दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। इस जगह एरिया वेक्टर आप इधर बताओगे, इस जगह एरिया वेक्टर इधर बताओगे, क्योंकि आउटवर्ड सरफेस के बाहर निकलता है, वो अंदर वाला नहीं लेते हैं। तो अब बताओ φ1 की वैल्यू कितना आएगा, ए स्क्वायर इंटू ई, तो ई नॉट ए टू द पावर 4 माइनस साइन के साथ, यहाँ φ2 कितना हो जाएगा 4 ई नॉट ए टू द पावर 4, फाई नेट जो आया φ1 प्लस φ2, तो 3 ई नॉट ए टू द पावर 4
वोल्टमीटर, ये आंसर आ गया। नेट आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो बोला जाएगा कि क्यूब से इतना फ्लक्स निकल रहा है। अगर पॉजिटिव का मतलब इधर जाने वाला कम है, निकलने वाला ज़्यादा है। तो अगर मतलब समझो एक बड़ा सा एक एक हॉल है और हॉल में 200 लोग एंटर किए और 400 लोग निकल रहे हैं, तो क्या बोलोगे कि 200 लोग हॉल से निकले नेट? हॉल के अंदर 200 लोग एंटर किए, 400 लोग निकले, तो नेट कितने निकले? नेट निकले अपने 200। ठीक है, वही बात है फ्लक्स की। मुझे लग रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो बात है, आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन वाले पार्ट पे थोड़ा और समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब बच्चों, जैसे कि मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात को ही आगे बढ़ाऊँ, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो आप लोगों ने देखा कि E इंटू ए कॉस थीटा, ठीक है, ई ए कॉस थीटा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ क्या बोलूँ, लेकिन इतना जैसे बोल सकता हूँ कि आपसे बोला जाए कि एक जैसे सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है जिसका लेंथ L0 है, इसका रेडियस इसका R है, R0। ध्यान समझिएगा, एक इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर जिसका पॉजिटिव इनफाइनाइट वायर है, जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा नॉट दिया है। आपसे पूछ रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब सिलेंडर। सिलेंडर से कितना फ्लक्स निकलेगा ये बताओ मुझे। तो एक बात बताओ, सबसे पहले इमेजिन करो कि अब इस बार आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो दो क्वेश्चन बनता है, एक तो ये कॉस थीटा होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक तो आसान क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया कि ओपन सरफेस के लिए, उसमें ई आपको दिया था और एरिया एक बार डायरेक्ट दे दिया जाए तब डायरेक्ट न्यूमेरिकल प्रोडक्ट कर लो, एक वेक्टर फॉर्म में दे दिया जाए प्रोडक्ट करके आंसर बता दो। एक आपको बताया मैं कि एरिया को लिखना सीखना, उस पर टफ क्वेश्चन बन जाते हैं। एरिया इंक्लाइंड दिया है तो एक कॉस थीटा साइन थीटा लेके वो वाले बनते हैं। और क्लोज्ड फिगर का मैं अभी आपको दिखाया पीछे फ्लक्स कैलकुलेशन, लेकिन इन सभी में ई दिया था, अभी ई नहीं दिया है। अभी ई किसकी वजह से जनरेट होता है? लाइन चार्ज से, पॉइंट चार्ज से, इसी सब की वजह से ई कैलकुलेशन आप पहले पढ़ चुके हो। अब इस बार आपको कॉन्फ़िगरेशन दिया है, ई भी आपको खुद ही लिखना है और कैलकुलेट भी खुद ही करना है, सोचना भी खुद ही है। अब आपको पता है कि अगर हॉरिजॉन्टल ये एक्सिस है, एक्सिस के अलोंग अगर मैं इनफाइनाइट वायर रख दिया हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो आप मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी पहले तो आप सभी लोग बता रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इसकी वजह से मैं बाहर दिखा दूँ तो ऐसा होगा,
रे चारों दिशाओं में होंगे ऐसे, मतलब अगर ऐसे लाइन चार्ज है तो ये रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस होता है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे होंगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे ही निकल रही होंगी चारों तरफ। तो एक बात तो ये वाली लाइंस तो कभी इससे तो निकलेंगी नहीं, इधर का देखने का मतलब नहीं है, इधर से देखने का मतलब नहीं है, बस इतना ही लाइंस इससे निकलेगा। हमें यही बताना है कितना निकलेगा, क्योंकि सब निकलती हुई लाइंस हैं पॉजिटिव ही आएंगी। बच्चों कितने सरफेस है, कभी भी क्लोज्ड फिगर के लिए टोटल सरफेस देखा जाता है, तो इस वाले सरफेस से फ्लैट सिलेंडर के लिए दो प्रकार के सरफेस होते हैं। एक तो ये फ्लैट सरफेस, ये दोनों कैसे हैं, फ्लैट, और ये कर्व्ड सरफेस। फ्लैट सरफेस और दो कर्व्ड सरफेस, दो प्रकार के सरफेस होते हैं। तो ये फ्लैट सरफेसेस जो हैं, आप खुद मुझे बताओ, ये जो फ्लैट सरफेसेस हैं इसका एरिया वेक्टर तो इधर होगा, इसका एरिया वेक्टर तो इधर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, तो इनके बीच फ्लक्स कितना होगा, इनके बीच तो फ्लक्स सीधा φ1 फ्लैट सरफेस वो 0 हो जाएगा। टोटल फ्लक्स निकालना था मुझे, कर्व्ड सरफेस से निकालना है। अब देखो, तो मुझे लग रहा है कि जितना कर्व्ड सरफेस है ये पूरा का पूरा, हर जगह पे, यहाँ से यहाँ तक हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 0 बनेगा। देख लो, रेडियल डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी होगा, आउटवर्ड नॉर्मल होता ही है, आउटवर्ड नॉर्मल होता ही है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0, तो कर्व्ड सरफेस से φ2 थ्रू कर्व्ड सरफेस वो कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, तो वो E उस जगह पे, क्योंकि E पूरे थ्रू आउट द सरफेस जहाँ जहाँ रहेगा, देखो सिलेंडर ये वायर है, सिलेंडर का सरफेस ऐसे, तो पूरे सरफेस रेडियल डायरेक्शन पूरे सरफेस पे हर जगह मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट है, और एंगल भी 0 डिग्री हर जगह बना हुआ है। तो E की वैल्यू होगा 2k लैम्डा नॉट बाई आर नॉट इंटू कर्व्ड सरफेस का एरिया। कर्व्ड सरफेस का एरिया होता है 2 पाई आर नॉट इंटू एल नॉट। ये आंसर आ गया। फ्लक्स की बात अगर मैं कहूँ तो ये आपका आंसर है, एक आसान सा। ठीक है, मुझे लगता है कि अब आप लोग के लिए आज का इतना ही। आप लोग आगे ट्राई करिएगा, कुछ मैं DPP बना के दे रहा हूँ, इस पर ट्राई कीजिएगा।